गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग सब ज्योतिष शास्त्र के स्टूडेंट है ना? और हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। अगर किसी भी चीज को हम शास्त्र बोलते हैं तो वो पिन पॉइंट होता है कि नहीं? वो पिन पॉइंट होता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री बोलोगे तो वाटर बोलेगा तो H2O ही होता है। अगर H2O2 होगा तो वो वाटर नहीं होगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, ठीक है? मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग शास्त्र बोलते हैं तो वो पिन पॉइंट होना जरूरी है। और ऐसे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते करते मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो बहुत से सवाल हम हमारे दिमाग में आते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग कभी सोचते हैं कि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन मंगल शनि की राशि में उच्च का हो रहा है, या फिर शनि को हम लोग नपुंसक ग्रह बोलते हैं, और वो नपुंसक ग्रह कुल राशि जहाँ पे जेनेटिक ऑर्गन आता है वहां पे वो उच्च का हो रहा है। गुरु शुक्र को हम लोग शत्रु, एक दूसरे का शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु के राशि में शुक्र उच्च का हो रहा है। तो ऐसे क्यों है? ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं? और ये सवाल के जैसे अभी सुनील सर ने कहा कि ऐसे जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं उसके जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से सवाल जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ऐसे ही बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं, और वो सवाल के जवाब में अगर हमको चाहिए तो वी शुड कीप आवर विंडोज ओपन फॉर एवरी स्टडी, इजंट इट? कि नया अगर कोई भी नया ये तरीका कोई सिखा रहा है तो हमारे लिए नया है, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ उसकी पढ़ाई है बोल रहा है, तो वो हमको सीखना है। तो उसके लिए हमारे दिल और दिमाग के जो दरवाजे है वो खुले रहना बहुत ही जरूरी है। आज मैंने जो ये किया है कि अवखड़ा चक्र, तो ये अवखड़ा चक्र क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं, आप मास्टर सीरीज में आके बैठे हैं। तो अवखड़ा चक्र जो है वो मेष राशि से लेके या पृथ्वी का नक्षत्र का जो अक्षर है अ से लेके पुष्य नक्षत्र का जो अक्षर है ड, ऐसे जो एक क्रम से आता है उसके लिए वो दिया हुआ है कि अवखड़ा चक्र ये नाम उसके लिए दिया हुआ है। तो हमारी जो जानकारी है वो अवखड़ा चक्र जो है वो जन्म से लेके मृत जन्म के, जैसे कि आप समझो कि कोई घर में बच्चा एक आध बच्चे ने जन्म लिया तो हमको पहली जरूरत होती है कि इसका नाम क्या रखना है। तो हम लोग अवखड़ा चक्र की तरफ देखते हैं कि कौन से नक्षत्र पे इसका जन्म हुआ है, वो नक्षत्र के कौन से चरण है, वो चरण का अध्याक्षर क्या है, वो उससे नाम रखते हैं। या फिर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो टाइम भी शुभता या अशुभता, उसके लिए हम लोग वही देखते हैं कि नक्षत्र उस दिन नक्षत्र कौन सा था, ये नक्षत्र शुभ है या अशुभ है, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही इसका यूज नहीं है, अगर अच्छे दिमाग से देखेंगे या थोरो नॉलेज इसके लेना चाहते हैं तो एक्चुअली इन बिटवीन जन्म और मृत्यु हर इसमें हमें इसकी मदद होती है। जैसे कि हम कार खरीदना चाहते हैं तो फिर देखते हैं कि वो दिन अच्छा है कि नहीं, तो वो कार खरीदने के लिए जो दिन या नक्षत्र दिए हुए हैं वो तिर्यंग मुख नक्षत्र दिए हुए हैं, या फिर कहीं बोरवेल मारना है तो वो अग्निमुख नक्षत्र है, या कहीं कंस्ट्रक्शन चालू करना है तो वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है। मतलब यहाँ तक हम इसकी ये लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे कि इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ हर जगह पे हमें इसकी मदद होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है कि बहुत सा ये इग्नोर किया गया है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि एकेडमिकली जब हम लोग कोई किताब खोलते हैं एकेडमिक करियर में तो पहले पेज में ओथ रहती है कि नहीं
कि मैं भारतीय है, भारतीय, हम लोग वो नहीं देखते, वो सीधा पढ़ाई की तरफ जाते हैं। मतलब ये पढ़ाई क्यों करनी है ये हम लोग पढ़ते ही नहीं है। वैसे ही ये अवघड़ा चक्र जो है वो कोई भी पंचांग आप खोलेंगे तो पहले पेज में अवघड़ा चक्र होता है, हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग सीधा ग्रह राशि की तरफ जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि ये ग्रह राशि के हमारे कितने काम के है, कितने हमको मदद कर सकती है ये ग्रह राशि। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शुरू में जब हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में ग्रह और नक्षत्र का डिफरेंस हमें सिखाया गया था कि जो मूविंग बॉडीज है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, और जो स्थिर फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्टार्स है, उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। या फिर अंग्रेजी में ग्रह को प्लैनेट्स करके बोलते हैं, प्लैनेट्स मींस मूविंग बॉडी। या फिर संस्कृत में ग्रह की जो व्याख्या की है वो ये है कि गृह्णाति ददाति ते ग्रह, मतलब जो लेते हैं और आगे देते हैं उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। और नक्षत्र की व्याख्या की है कि नक्षरति तत् नक्षत्र, मतलब जो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं उसको नक्षत्र कहा जाता है। तो हमें कौन अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है? जो फिक्स है अपनी जगह में वो गाइड कर सकता है, या जो खुद ही मूविंग है वो प्रॉपर हमें गाइड कर सकता है। तो नेचुरली जो फिक्स है वही हमें गाइड करता है। बाद में आगे जाके देखते हैं कि जैसे ग्रह की व्याख्या हमने देखी तो राशि, हम लोग सीधा राशि, ग्रह के बाद राशि की तरफ देखते हैं। तो व्हाट इज राशि? तो कोई भी इसमें राशि का अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। राशि मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में राशि कलेक्शन ऑफ नक्षत्र है कि नक्षत्र का कलेक्शन हम लोग करते हैं, उसके अलग अलग डिवीजन करते हैं और उसको राशि बोलते हैं। आकाश में दिखते हैं हम कैसे नक्षत्र कि यहाँ कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण खत्म हुआ और दूसरा चालू हुआ, ऐसे नहीं दिखते। वी जस्ट इमेजिन कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका पाद, मतलब कृत्तिका का पहला चरण मिलके हमको मेष राशि। तो अगर हमको राशि अच्छी सीखनी है तो राशि की जो डिवीजन है, मतलब जो नक्षत्र है, वो अच्छी तरीके से आप समझ लेना चाहिए। कोई भी चीज में देखो कि हम लोग नेचुरोपैथी बोलते हैं, जिसको मराठी में निसर्गोपचार बोलते हैं, है कि नहीं? तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि निसर्गोपचार पढ़े हैं, तो उनको पूछा कि भाई क्या है निसर्गोपचार, तो बदले फलाना फलाना था। लेकिन निसर्गोपचार में दो शब्द आते हैं, निसर्ग आता है, एक उपचार आता है कि नहीं? हम लोग अगर निसर्ग ही नहीं समझ पाएंगे तो उपचार कैसे समझ पाएंगे? तो उपचार करने के लिए निसर्ग समझ लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही राशि अच्छी तरीके से समझ लेने के लिए नक्षत्र का ज्ञान होना, नक्षत्र प्रॉपरली समझ लेना बहुत ही जरूरी है। और वैसे अगर हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि ये ग्रह ये राशि में है या ये ग्रह ये नक्षत्र में है, और अगर ग्रह और नक्षत्र की व्याख्या हम लोग अगर ये करेंगे तो ऐसा हम बोलेंगे कि राशि या नक्षत्र के बैकग्राउंड में ग्रह खड़े हुए हैं, या बैकग्राउंड बोलो या डायस बोलो, राशि या नक्षत्र के डायस पे ग्रह खड़े हुए हैं। मतलब उनको जो डायस मिला है उसी तरह वो उनका बर्ताव होगा, ये समझ लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे अवघड़ा चक्र में बहुत सी चीज दी हुई है, लेकिन हमारे जो परिचय की है वो नाड़ी, गण, योनि, जिसको हम लोग मैरिज के टाइम में हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं, तो ये चीज हमारे परिचय की है कि नाड़ी हमारी परिचय की है, कि ऐसे बोलते हैं कि एक नाड़ी हो गई तो नहीं करनी चाहिए। फिर गण हमारे लिए परिचित है, योनि हमारे लिए परिचित है। लेकिन अगर हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे तो इसमें जितना भी फैक्टर आया हुआ है वो हर चीज हमें गाइड करने वाली है, हर चीज हमें गाइड करने वाली है। जैसे कि कोई ये खो जाते हैं, जैसे कि अभी इनकी नोटबुक हो गई, तो हम लोग देखते हैं कि कौन से लोचन, कौन नक्षत्र का लोचन कौन सा है, और वो लोचन में उसका ये दिया हुआ है कि अगर आंधलोचन में ये खो गई है तो मिल जानी चाहिए, सुलोचन में ठीक हो गई है तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वहां तक ये सीमित है। बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें आराध्य वृक्ष भी दिए हुए हैं। अच्छा, उसके ऊपर भाष्य करने से पहले मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप में से कोई आयुर्वेद सीखा हुआ है, आयुर्वेद ज्ञानी है?
नहीं ना, मतलब मैं जो भी बोलूंगा चल जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये इसमें जो आराध्य वृक्ष दिए हुए, तो मेष राशि के जो अगर हम लोग बीमारी के बारे में सोचेंगे तो वो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि वो अग्नि तत्व की बीमारी है, और कफवात पित्त हमारी जो बॉडी बनी है वो कफवात पित्त की है। तो मेष राशि के लोगों को पित्त का, एसिडिटी का त्रास बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए तो वो बोलेगा कि एसिडिटी के ऊपर सबसे बढ़िया दवा जो है वो आंवला है। तो ये आंवला कहां से आया? तो हम लोग फिर यहाँ अगर देखेंगे तो इधर हम लोग देखेंगे कि जो भरणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष आपको दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है? तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये जो भरणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो आंवला ये कहा हुआ है। वृषभ राशि की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो वृषभ राशि के जो बीमारियां है उसमें मेन ये है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज्यादा जो दवा कारक होती है वो जामुन होता है। तो रोहिणी नक्षत्र आप अगर देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो जामुन है। मिथुन राशि के श्लोक में ही कासरोगी कहा गया है, बराबर ना सुनील जी? आपके मिथुन लग्न है, बराबर? तो मिथुन लग्न के श्लोक में ही कासरोगी कहा गया है। और ये आयुर्वेद में जितनी भी दवा कफ के ऊपर है, खांसी के ऊपर है, उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो खैर है। खैर मतलब गत्ता, जो हम लोग पान में लगाते हैं। तो ये उसमें है। सिंह राशि को हम लोग काकवंध्या कहते हैं ना, काकवंध्या। तो ये वंध्यापन कम होने के लिए हमारे जो षोडश संस्कार है, मतलब जो 16 संस्कार हमारे ऊपर होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु के और या मृत्यु के बाद भी, तो उसमें से जो गर्भाधान विधि है, षोडश संस्कार में जो गर्भाधान विधि है, जहाँ से मतलब ऐसे एक कहते हैं कि जेंडर डिफाइन होना चाहिए या फिर अच्छा बच्चा ये होना चाहिए, तो वो गर्भाधान विधि में वड वृक्ष जो है, वड जो ये है वृक्ष, उसकी संविधा या टीफा बोलते हैं वो यूज किया जाता है। तो ये वड कहाँ से आया भाई? पिंपल नहीं लिया, ऊपर नहीं लिया, वड ही क्यों लिया? तो हम लोग फिर सिंह राशि की तरफ जाएंगे और देखेंगे उधर जो मघा नक्षत्र है, वो मघा नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो वड है। आपको लिख के देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पंचांग खोलिए उसमें आपको समझ में आएगा। कन्या राशि को लिए हम लोग बोलते हैं कि पेट की बीमारियां है, और पेट की बीमारी के लिए सबसे बढ़िया, कोई भी पेट की बीमारी होने दो, उसमें सबसे बढ़िया जो दवा है वो बेल जो है, जो हम लोग शिव जी को चढ़ाते हैं, वो बेल वृक्ष, बेल आमच्याकडे मराठी त्याला आम्ही बेलफळाचा मुरंबा म्हणतो। म्हणजे पूर्वी आजीबाईचा बटवा है, हम लोग ऐसे पहले जमाने में थोड़ी भी बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। घर में जो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर होते थे वही ये करते थे, तो फिर वो बेलफल का मुरंबा देते थे। तुल और वृश्चिक राशि की जो है उसका जो असर है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर जिसको गुह्य रोग बोलते हैं उसके ऊपर है। तो जिनको भी पाइल्स की तकलीफ है, तो पाइल्स के ऊपर आयुर्वेद में सबसे बढ़िया दवा जो है बताई गई है, वो जो विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के जो आराध्य वृक्ष है नागकेशर, वो उसमें सबसे बढ़िया एक है। मकर राशि का अमल हम लोग बोलते हैं कि घुटने पे मकर राशि का अमल है। तो मकर राशि के लिए ये घुटने की बीमारी के लिए पहले जमाने में ऐसे करते थे कि जो रुई की, जो हनुमान जी को हम लोग चढ़ाते हैं रुई की, तो ये रुई की जो पत्ता है, रुई का पत्ता, वो गर्म करके घुटना सेकते थे और उससे बीमारी खत्म हो जाती थी। तो ये जब ये बात मतलब क्लास में सिखा रहा था, उसके बाद ये शायद में आयुर्वेद महाविद्यालय है ना, तो मेरे एक स्टूडेंट का रिलेटिव वहां पे आयुर्वेद महाविद्यालय में डीन था। तो उन्होंने वो बात उनसे की कि ऐसे ऐसे हम लोग सीख रहे हैं करके। तो उसने कहा कि हम लोग तो बीमारी के ऊपर दवा देते हैं, मतलब जिसको खांसी हुई है उसको हम लोग खैर डाल के देते हैं, जिसको एसिडिटी है उसके इसमें हम लोग आंवला डाल के देते हैं, या वृषभ राशि की बीमारी कॉन्स्टिपेशन जिसको है उसको उसके इसमें हम लोग जामुन के पाउडर डाल के,
कि देते हैं, लेकिन तुम तो वो किसको बीमारी होगी वो भी तुमको मालूम है और उसके ऊपर दवा क्या है वो भी तुमको मालूम है। मतलब वो लोग ऐसे बोलना चाहते हैं, वो सही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ बीमारी जानते हैं, बीमारी के ऊपर दवा जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि बीमारी कौन सी होगी इसको और इसके ऊपर क्या दवा है, ये भी आप जानते हैं। तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस, हमारे अभ्यास पे हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ऐसी जो घटनाएं है वो ऐसे कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो ऐसे इमेजिन करो कि हम लोग सब एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या सीखे हुए हैं, तो 6th हाउस का अभी 2 हॉरोस्कोप मैं आपको बताता हूं। मतलब इमेजिन कीजिए कि 6th हाउस का लॉर्ड मेष राशि में है, दोनों भी कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड मेष राशि में है और एक को मेनिंजाइटिस हुआ है और एक को अल्जाइमर हुआ है। तो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से आप बोल सकते हैं कि किसको मेनिंजाइटिस हुआ है या किसको अल्जाइमर हुआ है। हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड मेष राशि में है तो दिमाग की बीमारी है, मेनिंजाइटिस भी दिमाग की बीमारी है और अल्जाइमर भी दिमाग की बीमारी है। तो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से हम लोग नहीं ये कर सकते कि किसको मेनिंजाइटिस हुआ है और किसको अल्जाइमर हुआ है। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इसके ऊपर करता हूं। तो मेष राशि में आता है अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, और उसकी तरफ अगर हम लोग देखेंगे, उनका तत्व अगर देखेंगे, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का तत्व अगर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि अश्विनी नक्षत्र वायु तत्व का है और भरणी और कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का है। अभी ये कैसे मालूम हुआ हमको, और फिर हमने वो हॉरोस्कोप की तरफ देखा तो अल्जाइमर क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, मतलब जो मैं देख रहा हूं वो मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूं, है कि नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप है। तो हम लोग ये तत्व के अभ्यास और देखेंगे। तो ये कम्युनिकेशन गैप है। और मेनिंजाइटिस क्या है कि हीट दिमाग में जाती है। तो मैंने फिर वो हॉरोस्कोप की तरफ देखा और मुझे दिखाई दिया कि एक का 6th हाउस का लॉर्ड जो मेष राशि में है वो अश्विनी में है और दूसरे का 6th हाउस का लॉर्ड जो मेष राशि में है वो भरणी में है। तो अगर मैं नक्षत्र की तरफ ध्यान दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अभी और भी ऐसे आप कभी भी गया कि कब ऐसे समझो कि होटल इंडस्ट्री में है, मेरे पास है कलेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप, कि होटल इंडस्ट्री में सर से सर्विस बॉय से लेके मालिक तक का सबके हॉरोस्कोप मेरे पास है। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड वृषभ राशि में अगर है तो ये होटल इंडस्ट्री से परिचित होगा, होटल इंडस्ट्री में काम करता होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। लेकिन हम ऐसे दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये सर्विस बॉय होगा या शेफ होगा या मैनेजर होगा या काउंटर में बैठने वाला आदमी होगा या ओनर होगा, ये हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वो होटल इंडस्ट्री से परिचित है, उसके ताल्लुक रखते हैं। या फिर और ये कर सकते हैं। तो इससे आपको मालूम होगा, मैंने सिर्फ ये झलक दी है कि बहुत से टाइम अभी हमारे यहाँ 9 ग्रह है, 12 ग्रह समझो, 12 ग्रह है, 12 भाव है, 12 राशि है, और ऐसे होता है कि एक ही स्थान से हम लोग बहुत सी चीज देखते हैं, है कि नहीं, कि जैसे 5th हाउस की तरफ हम लोग देखेंगे तो उसका श्लोक ये है कि बुद्धि प्रबंधात्मक मंत्र विद्या विनय गर्भस्थिति नीति संस्था, ये सभी चीज हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। उसके साथ और भी हम लोग चीज 5th हाउस से देखते हैं कि कला क्षेत्र का आर्ट हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, प्ले हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, शेयर मार्केट हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, अफेयर्स हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। तो इजी अगर वैसे ही होता था कि समझो किसी का 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एजुकेशन अच्छा होगा ऐसे, लेकिन इज इट नेसेसरी कि 5th हाउस से मैं एजुकेशन देखता हूँ और 5th हाउस से मैं संतान भी देखता हूँ? तो इज इट नेसेसरी जिसका एजुकेशन अच्छा हुआ है उसको संतान सुख भी अच्छा हो?
या जिसको संतान सुख अच्छा है वैसे वर्षा उसका एजुकेशन भी अच्छा हुआ। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि 5th हाउस से हम लोग अलग अलग बहुत सी चीज देखते हैं, या सीजरियन डिलीवरी भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि 5th हाउस में से अगर मंगल का ताल्लुक होगा तो सीजर हो सकता है, लेकिन वो ये पार्टली ट्रू है, ये पूरा ये नहीं है। कभी मौका मिला है तो उसके ऊपर भी देखेंगे। लेकिन जैसे मैं कहना चाहता हूं कि एक ही ग्रह से हम लोग अलग अलग चीज देखते हैं, कि शुक्र से हम लोग कला भी देखते हैं, शुक्र से हम लोग कलत्र सौख्य भी देखते हैं। तो इज इट नेसेसरी कि एक कलाकार अच्छा है तो उसको कलत्र सौख्य भी अच्छा हो? ऐसे जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को बाकी भी ये करना जरूरी है। या फिर प्रोफेशन के बारे में हम लोग ले रहे हैं कुंडली, आगे जाके कुंडली ले रहे हैं, तो अगर हम लोगों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए तो ये नक्षत्र के अभ्यास के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे ये है, सभी के आज हम लोग पढ़ा ये नहीं कर सकते। एक मिसाल के तौर पर उसके में जो तत्व लिखा है वो तत्व कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। थर्ड हाँ, कि देखिए क्या हम लोग बोलते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ अ नेचर, है ना, वी आर पार्ट ऑफ अ नेचर। मतलब नेचर में जो है वो हमारे में है और हमारे में जो है वो नेचर में है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। नहीं, मतलब जो नेचर में है वो मेरे में है और मेरे में जो है वो नेचर में है। वो ट्रू है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि वो कैसे ट्रू है। कि नेचर में अग्नि कौन सा है? सन जो है, सूर्य जो है वो नेचर का अग्नि है कि नहीं? और हमारा अग्नि का काम जो है ज्ञान देना या अंधकार दूर करना। तो मेरे इसमें जो अग्नि है वो क्या है? वो मेरी आंख जो है वो मेरा अग्नि है। हम लोग सीखेंगे। मैं सिर्फ ये दे रहा हूं कि देखिए कि नेचर का अग्नि जब ऊपर आता है, मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम में जब सूरज ऊपर आता है होराइजन के ऊपर आता है, तो मेरा जो अग्नि है मतलब मेरी आंख जो है वो खुलती है कि नहीं खुलती है? उसको बोलना पड़ता है कि सूरज ऊपर आया है, नहीं, बराबर। सूरज जैसे सिर पे आता है, मेरे जैसे यहाँ अग्नि है, मेरे यहाँ अग्नि है कि नहीं? दोपहर में भूख लगती है कि नहीं? तो सूरज जैसे मेरे सर पे आया तो मेरा ये जो जठराग्नि हम लोग बोलते हैं वो उठता है कि नहीं? भूख लगती है कि नहीं मुझे? तो नेचर के जो जितने भी ये है, तो नेचर किससे किससे बना हुआ है? तो नेचर जो बना हुआ है वो 5 महाभूत से बना हुआ है। नेचर जो बना हुआ है वो 5 महाभूत से बन गया है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ऐसे हम लोग ये क्रम से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उल्टा है कि पहले आकाश है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है और जल से पृथ्वी है। और जब ये ऐसे निर्माण हुआ है और जब ये खत्म हो जाएगा तो यही क्रम से उल्टा खत्म हो जाएगा कि पृथ्वी पानी में ये हो जाएगी, पानी अग्नि में हो जाएगा, अग्नि वायु में और वायु आकाश में बंद हो जाएगा। तो अभी इधर हम लोग अगर देखेंगे तो सर मेरा टाइम हो गया तो बोलेगा कि इधर हम लोग जो देखेंगे तो पंचतत्व का जो गुण है वो गुण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुण मैंने यहाँ लिखे हैं। और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर समझो किसी को आंख नहीं है, कि बाय बर्थ वो ब्लाइंड है, मतलब ये एब्सेंट है ना, ये अग्नि तत्व जो है वो एब्सेंट है। तो फिर अगर मुझे ये उठाना है तो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे करूंगा कि नहीं? और जैसे हाथ में लगेगा तो ये मैं उठाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर की मदद लूंगा, इसका स्पर्श मुझे मालूम होगा, या फिर इसके नीचे जो है रस, तो मैं मेरी जो टंग है उससे मैं बोलूंगा कि सुनील सर जरा मेरा मोबाइल लीजिए, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अभी ये हर एक शब्द, हर एक जो गुण है वो ग्रहण करने के लिए
हमें ज्ञानेंद्रिय दिए हुए, जैसे शब्द महाभूत का ज्ञानेंद्रिय है, ऐसे समझिए कि यहाँ वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम है और मैं बोल रहा हूं तो आपके यहाँ पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मीडियम नहीं है वैक्यूम में। ये तो शब्द महाभूत का ये जो है वो आकाश तत्व का है। और ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो आप कौन से इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो? कान से ग्रहण कर रहे हो। तो कर्ण ये ज्ञानेंद्रिय है और मैं कैसे शब्द ये कर रहा हूँ? तो मेरी वाणी जो है, वाणी ये जो उसका कर्मेंद्रिय है और उसका काम क्या है, उसका कर्म क्या है? तो कोई भी चीज की अवेलेबिलिटी ये उसका कर्म है। और हमारे ज्योतिष में उसकी प्रातिनिधिक ग्रह जो है वो गुरु है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि वायु तत्व का जो ये है उसका ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। ऐसे समझिए कि हम लोग बाहर से आए, बहुत गर्म हो रहा है, तो मैंने फैन का बटन दे दिया, तो ऐसे होता है कि फैन चालू हो गया और मेरे लेफ्ट साइड में सिर्फ हवा लग रही है और राइट में नहीं लग रही है। ऐसे होता है? नहीं होता है। और ये फैन चालू हुआ कि नहीं ये मुझे कैसे मालूम होगा? समझो, मैं ब्लाइंड हूं तो मुझे कैसे मालूम होगा? तो मुझे हवा लगेगी। वो हवा कहाँ लगेगी? मेरी जो स्किन है वो स्किन पे स्किन से मैं रियलाइज करूंगा कि भाई फैन चालू हुआ है या नहीं हुआ है, बराबर। तो ये त्वचा ये उसका ज्ञानेंद्रिय है। और पहले कर्म की तरफ आता हूं, तो वायु तत्व का कर्म क्या है? तो कोई भी चीज की हलचल है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एनी डायरेक्शन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एनी डायरेक्शन। ऐसे होता है क्या कि हवा सिर्फ वहां से ही आती है? ऐसे होता है? नहीं, कभी यहाँ से भी आती है, कभी यहाँ से भी आती है, कभी यहाँ से भी आती है, ठीक है। तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये उसका है। और उसका पर्पस क्या है? कि कलेक्शन, कंट्रोल, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक रिलेशन। मतलब अगर मुझे आपसे कोई भी इसमें ये करना है, कम्युनिकेट करना है, तो या तो मुझे लिखना पड़ेगा या तो मुझे बोलना पड़ेगा, बराबर। तो ये जो मेन उसका ये हलचल, ये हलचल मैं कैसे करता हूं? उसके लिए मुझे कौन सा इंद्रिय दिया है कर्म करने के लिए? तो मुझे हाथ दिया हुआ है, जिसको हम लोग कर बोलते हैं, हैंड्स। तो उसका जो कर्मेंद्रिय है वो हैंड्स है, ज्ञानेंद्रिय जो है वो त्वचा या स्किन है। और उसके जो प्रातिनिधिक ये है कि हम लोगों को सबको मालूम है कि शनि वायु तत्व का है और मिथुन तुल कुंभ ये राशि वायु तत्व की है। यहां तक हमको मालूम है। आज हम लोग उसमें और ऐड करेंगे कि जो अवखड़ा चक्र में नक्षत्र के तत्व ये दिए हुए वो नक्षत्र मैंने उसमें ऐड किए हुए कि अश्विनी मृग पुनर्वसु उत्तरा हस्त, अश्विनी मृग पुनर्वसु उत्तरा हस्त चित्रा और विशाखा, ये जो है नक्षत्र ये वायु तत्व के नक्षत्र है। नीचे हम लोग आएंगे कि अग्नि तत्व है, वो रूप गुण युक्त है। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पूरा अंधेरा है और मुझे ये चीज ढूंढनी है, तो मैं क्या करता हूँ? आई विल टेक अ टॉर्च और उसका लाइट जो है वो मैं यहाँ वहां डाल रहा हूँ। तो मैंने पहले इस पे डाला तो ये मुझे जो चाहिए वो नहीं है, बाद में थोड़ा बाजू में डाला तो मुझे दिखाई दिया कि ये है और ये मुझे चाहिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये दोनों में? कि इनका जो रूप है, इसका रूप और इसका रूप अलग अलग है कि नहीं? ये डिफरेंस मैंने कौन से मेरे इंद्रिय से नोटिस किया? आंख से। तो अग्नि तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो आंख है और कर्मेंद्रिय है वो पैर है, जिसको हम लोग तलपाय, मीन राशि का जो अमल जिसके ऊपर है वो तलपाय है। तो तलपाय क्यों है? और अग्नि की एक क्वालिटी है, देखो कि आप छोटी सी गाड़ीपट्टी की काड़ी जलाओ, उसकी जो ज्योति है और बड़े फायर लगी हुई है, उसकी जो ज्वाला है वो दोनों की एक ही टेंडेंसी है कि दे वांट टू गो, है ना? ऐसे होता है क्या कि वो गाड़ी की जो माचिस की जो ज्वाला ये है वो छोटी है करके नीचे जा रही है और बड़ा फायर अंगार ये हुआ है, उसकी ज्वाला ऊपर जा रही है, ऐसे होता है? नहीं, वो जो ज्वाला टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ लाइट, टेंडेंसी ऑफ फायर, वो ऊपर जाने की होती है। और मैं मतलब आपको ये ना बता सकता है कि तड़पाई क्यों है।
अभी ठंडी का मौसम है कि नहीं, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो ऐसे करता हूँ या फिर जॉगिंग करता हूँ। तो जॉगिंग करूंगा तो यहाँ जो हीट है वो यहाँ जनरेट होने वाली हीट ऊपर आएगी और मुझे जो ठंड लग रही है वो कम हो जाएगी। और उसकी जो ये है कर्म है कि उत्कर्ष, मतलब कोई भी इसमें आगे बढ़ना, ऊपर जाना, मूविंग अपवर्ड्स, ज्ञान, अधिकार और लाइमलाइट में रहना, है ना। अभी ये लाइट बंद करो तो मैं आपको कम दिखाई दूंगा, है कि नहीं, और ये लाइट चालू करेंगे तो मैं लाइमलाइट में हूँ, है कि नहीं। तो लाइमलाइट में रहना ये अग्नि का कर्म है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि मराठीत आम्ही असं म्हणतो की 10 जणांमध्ये उठून दिसतो माणूस, तो वो उठून दिसने का मतलब ये होने का बात ये जो है वो अग्नि का कर्म है। और उसका जो ये करने वाला जो है, रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो रवि और मंगल है, और मेष, सिंह, धनु ये राशि है। और फिर हम लोगों ने उसमें ये ऐड किया हुआ है कि भरणी, कृत्तिका, पुष्य, मघा, पूर्वा, स्वाति और पूर्वा भाद्रपदा, ये जो नक्षत्र है वो अग्नि तत्व के है। आगे जाए, नीचे जाएंगे थोड़ा, फिर जल तत्व आता है। जल तत्व रस गुण युक्त है, मतलब रस की निष्पत्ति करने वाला ये है। हम लोगों को जो भूख लगती है तो एक ही ये चलता है क्या खाना? नहीं चलता है, अलग अलग। अभी पीछे मैंने देखा कि कम से कम 7-8 तरीके के अलग अलग टेस्ट के ये मेनू रखे थे, है ना। तो ये जो 7-8 टेस्ट है अलग अलग, ये टेस्ट मैं किससे करता हूँ? टंग से, मतलब हम लोग को रसना बोलते हैं, टंग। तो उसका कर्म जो है वो तृप्ति, आनंद, समाधान, एक लफ्ज में बोलो तो कंफर्ट, कि मुझे खुशी। हम लोग जितने भी ये करते हैं, मेहनत करते हैं, वो खुशी के लिए करते हैं कि नहीं। बाकी लोग संडे दोपहर में घर में बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, हमें खुशी किसमें है? यहाँ आके पढ़ाई करने में खुशी है। तो ये खुशी पाने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो तृप्ति, आनंद, समाधान, पर्पस क्या है उसका? हैप्पी, कंफर्ट, कंटेंटेड एंड क्लीन। देखो अग्नि भी क्लीन करता है और पानी भी क्लीन करता है, लेकिन अग्नि का क्लीन करना जो है, इसमें फर्क क्या है? पिताजी और माताजी का जो प्यार है वो फर्क है। पिताजी जो है वो पीठ पे 2 फटका देंगे और बोलेंगे ये गलत हो गया है, बराबर सुधारो करके। माताजी क्या करेंगी? वही पीठ पे हाथ, हंसते से हाथ घुमाएंगी और बोलेगी कि बच्चा ये बेटा ये गलत है, ये दुरुस्त करो, है ना। तो ये अग्नि और पानी का जो क्लीन करने का तरीका है वो अलग अलग है। और उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो ये है वो चंद्र और शुक्र है, और राशि जो है वो कर्क, वृश्चिक, मीन है। और नक्षत्र जो है वो आर्द्रा, अश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, शततारका, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये जो नक्षत्र है वो जल तत्व के है। मतलब ये नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह होगा तो उसका काम क्या है? कर्म जो लिखा हुआ है, यू विल ट्राई फॉर बीइंग अ हैप्पीनेस। नीचे हम लोग आएंगे तो 5वां तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। उसका ये है गंध गुण युक्त। आपके किसी घर में एक पेट है, डॉग है, डॉग है, हाँ। तो आप बाहर आई हुई है वो आपके पेट को कैसे मालूम होता है? सांस से, है क्या? तो आपका जो गंध है, आपका जो स्मेल है, उसको लंबे से मालूम होता है। तो ये जो गंध है वो कौन सी इंद्रिय से लेता हूँ? वो नाक से या नोज से हम लोग गंध लेते हैं। और दूसरा एक मैं बताता हूँ, जो उसका जो कर्मेंद्रिय बोला है उदरद्वार। अभी ऐसे कल्पना कीजिए कि एक काऊ है, गाय है, और उसका एक खुद का बच्चा है, वो उसका दूध पी रहा है। मैंने वो बच्चे को बाजू किया और दूसरे गाय का बच्चा उसके पास लेके गया, तो वो जो गाय है वो दूसरे बच्चे को दूध पीने देगी क्या? नहीं देगी। उसको कैसे मालूम हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं? वो क्या ये करेगी, कहाँ से स्मेल लेगी? तो वो दूसरे बच्चे का वो जो एनस है, उदरद्वार, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं, उसका स्मेल, कोई भी जानवर देखो वो स्मेल लेके ये करता है कि यह मेरा है या पराया है। तो ये उदरद्वार जो है वो उसका कर्मेंद्रिय है। और
पृथ्वी तत्व का काम क्या है? संगठन और संवर्धन, मतलब पर्पस, कलेक्शन, और ये दोनों को एक इसमें बोलो तो क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कोई इतना एक छोटा ये है वो बढ़ा के मुझे बड़ा करना है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन। और उसके जो ये है हम लोग को मालूम है कि उसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो बुध है, और राशि जो है वो वृषभ, कन्या, मकर है, और नक्षत्र जो है वो रोहिणी, अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अभी ये तो हो गया, ये सब थियरी हो गई, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो देखिए कि कोई भी चीज 0 से लेके 100 तक जब जाती है ना, मतलब सक्सेसफुल होती है, तो वो ऊपर से लेके आकाश तत्व से लेके जब तक पृथ्वी तत्व तक नहीं आती है वो पूरी नहीं होती। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका गोल है कि आपको ज्योतिष अच्छा आना चाहिए, वो गोल से आप लोग यहाँ आए हैं ना, तो आप लोगों ने इंक्वायरी की कि भाई ज्योतिष क्लासेस कहाँ चालू होते हैं, तो आपको मालूम हो गया कि सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे क्लासेस है जो एवरी संडे गोरेगांव में मिलते हैं। तो आप वो ज्योतिष शास्त्र सीखने की अवेलेबिलिटी, मतलब आकाश तत्व का काम आपने कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया कि जो मुझे ज्योतिष अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये गोल अचीव हो गया आपका? नहीं अचीव हो गया, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली, अवेलेबिलिटी कहाँ है वो मिली। फिर आप घर से उठ के यहाँ आके बैठे, इसमें मूवमेंट हो गई कि नहीं, हलचल हो गई कि नहीं? घर से आप आके यहाँ आके बैठे, यहाँ आके बैठने के बाद ऐसे हो गया कि आपको जो आपका गोल अचीव हो गया, ज्योतिष आ गया आपको? नहीं हुआ अभी तक, है कि नहीं? फिर यहाँ आके किसी ने आपको पढ़ाना चालू किया, आपके कुछ आइडियाज थे कि मंगल दोष के बारे में या साढ़े साथी के बारे में, वो आपने रिफ्रेश कर ली, तो वो ज्ञान लेके आप घर गए, आपका ज्योतिष पूरा हो गया, मतलब अग्नि तत्व का काम हो गया। ज्ञान लेना ये अग्नि तत्व का काम है, ज्योतिष आना चाहिए, ये गोल पूरा हो गया? नहीं हुआ अभी तक, मुझे मेरा गोल पूरा नहीं हुआ। फिर आपने घर में जाके देखा और देखा कि यहाँ जो सीखा है कि मेष, सिंह, धनु राशि के लोग अग्नि तत्व के रहते हैं और वो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं, और आपने देखा कि आपका पड़ोसी मेष राशि का है और वो झगड़ालू नेचर का है। फिर इधर जो सीखा है उसका आपको ये मिल गया कि यहाँ जो मैंने सीखा है ये एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, वो वैसे ही मैंने बाहर जाके पाया, तो आपको तसल्ली हो गई कि मैं राइट दिशा में सीख रहा हूँ, आनंद हो गया, है कि नहीं? यहाँ आके मुझे आनंद, यहाँ आके जो मैं सीख रहा हूँ उससे आनंद हो गया, गोल अचीव हो गया? नहीं हुआ अभी तक। फिर यहाँ सीखने के बाद, मतलब ये जल तत्व का काम हो गया, यहाँ सीखने के बाद आप लोगों ने बाहर जाके लोगों को गाइड करना चालू कर दिया, और फिर लोग आके आपको बोल रहे कि आपने जैसे कहा ना वैसे हो गया। आपने कहा था कि जनवरी में मेरी बेटी की शादी फिक्स होगी और जनवरी में ही फिक्स होगी, मतलब आपको अभी ज्योतिष आ गया कि नहीं? मतलब जो आपने सीखा है उसके ऊपर आपने अपनी पढ़ाई करके उसका रिजल्ट दिया है कि नहीं? मतलब क्रिस्टलाइजेशन हुआ है कि नहीं? जो ज्ञान बढ़ाया है कि नहीं? जो ज्ञान यहाँ से इतना सा लेके गए थे वो बढ़ाया है कि नहीं? तो फिर पृथ्वी तत्व तक आप आ गए, मतलब आपका जो गोल आपने डिफाइन किया था कि मुझे ज्योतिष आना चाहिए वो अचीव हो गया। तो ऐसे ही कोई भी काम या कोई भी मिशन 0 से लेके अगर 100 तक जाना होता है तो उसको ये तत्व से गुजरना बहुत ही जरूरी है। यहाँ कहीं भी अगर वो ब्रेक हो गया, मतलब आप वहां से आके घर से आके यहाँ बैठ गए और फिर वापस आए ही नहीं, तो मिशन पूरा होगा क्या? नहीं होगा। बाकी सब छोड़ो, हमारी जन्म की बात लो कि यूटेरस में जहां गर्भाशय बोलते हैं हम लोग, आशय मतलब गुरु का जो ये है आकाश तत्व में हमारा जन्म होता है कि नहीं? और माँ की गोद से हम लोग जो बात बाहर आते हैं वो पिंड के रूप में आते हैं, मतलब पृथ्वी के रूप में आते हैं, है कि नहीं? मतलब हमारा जन्म का भी जो फिनोमिना है वो ये पंचतत्व से गुजरना बहुत ही जरूरी है। तो वैसे ही हम अभी ज्योतिष सीखने के टाइम में या कोई भी कुंडली को अप्लाई करने के टाइम में हम कहाँ है ये पंचतत्व में, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो अभी ये तो सब सीख लिया,
ये आपने सीखा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट पे दिखा दीजिए। अभी देखिए ये थोड़ा मैंने एक्चुअली देते टाइम बाजू बाजू में दी थी, लेकिन आप थोड़ा ये कर दीजिए कि इसका डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1956, 6:25 मॉर्निंग, मुंबई। ये है ये पुलिस आयुक्त की कुंडली है। और दूसरी सेकंड पेज निकालिए, ये जो है 7 अक्टूबर 56 मॉर्निंग 6:30। आप अगर देखेंगे दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों भी कुंडली सेम है, उसमें सिर्फ एक ही फर्क है। देखो फिर थोड़ा इसमें जाना, देखिए कन्या लग्न है, रवि बुध लग्न में है, चंद्र शनि राहु मंगल केतु अर्शद गुरु शुक्र। अभी सेकंड इसमें जाना, इसमें भी देखिए आप कि कन्या लग्न है, इसमें भी सन रवि बुध है, इधर चंद्र के इधर शनि राहु है, इधर मंगल है, केतु है, इधर गुरु शुक्र है। और ये जो है इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस है। और पहली वाली जो कुंडली है 6 की, वो जो है वो पुलिस कमिश्नर की कुंडली है। सेम है कि नहीं दोनों भी कुंडली? तो फिर ऐसे क्यों है कि कुंडलियां सेम है लेकिन दोनों के प्रोफेशन अलग अलग है? तो मून का अगर आप देखेंगे तो मून का नक्षत्र पहले इसमें स्वाति था और दूसरे इसमें विशाखा है। तो स्वाति कौन से नक्षत्र का कौन से तत्व का नक्षत्र है? आप देखिए स्वाति कौन से तत्व का नक्षत्र है? एक कौन से तत्व का है? अग्नि तत्व का है। तो पुलिस कमिश्नर होने के लिए अग्नि तत्व उसमें होना, उसकी मेंटेलिटी अग्नि तत्व की होनी जरूरी है या नहीं है? बराबर है। और विशाखा कौन से तत्व का नक्षत्र है? वायु तत्व का नक्षत्र है। तो अगर खुद का बिजनेस चालू करना है तो ये सब उसको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये जो बताए है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर्पस क्या है? कलेक्शन, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक रिलेशन, ये सब करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको पड़ेगा ना। तो एक ही कुंडली आइडेंटिकल है, डिफरेंस आप देखो नवमांश भी नहीं बदले, कौन से भी ग्रह के नवमांश नहीं बदले हुए आप देख सकते हो। कौन से भी ग्रह के नवमांश नहीं बदले, कौन से बदल सकते हैं? बुध के बदल सकते हैं, शुक्र के बदल सकते हैं, लेकिन वो बदले नहीं है। तो फिर ये फर्क क्यों है कि एक कुंडली का जातक पुलिस कमिश्नर बनता है और दूसरी कुंडली का जो जातक है वो उनका अच्छी तरीके, दोनों भी टॉप मोस्ट पोजीशन में है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है। ये फर्क क्यों है इसमें? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क वो दोनों के जो चंद्र के नक्षत्र के है, मतलब मेंटेलिटी के। चंद्र हम लोग मन का कारक बोलते हैं ना, मेंटेलिटी का जो फर्क है वो उसमें फर्क है। दोनों भी बॉम्बे के ही है, जो बर्थ प्लेस भी सेम है बट टाइम भी सेम है, सिर्फ एक दिन का फर्क है और वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र बदली हुआ है। तो एक जो है वो पुलिस कमिश्नर है और एक जो है प्रोफेशनलिस्ट है। और हम लोग आगे जाएंगे उसमें। एक मिनट, both are born in Bombay. Both are born in Bombay. So means profession is only defined by nakshatra. मैंने नहीं कहा वैसे, Just asking. मैंने ऐसे कहा कि डिफरेंस क्यों है। मतलब एक चाहता है कि मैं डिपार्टमेंट की तरफ जाऊं या मैं रूल करूं, उसका गोल क्या है, उसकी जरूरत क्या है कि पावर चाहिए मुझे, ये उसकी जरूरत है। और दूसरे की जरूरत क्या है कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। ये सिर्फ ये है। हम लोग और इसको और क्लियरिफाई करेंगे इसको। अब ये एक छोड़ के दूसरी पत्ती दिखाइए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी ये कुंडली देखिए, अभी प्रोफेशन की बात चल रही है तो लेट अस डिस्कस कुंडली। अभी आप देखेंगे कि 15 मई 67 शाम को
6:15 का ये जो है इनका बॉम्बे का जन्म है। अब देखेंगे अभी इसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो देखेंगे कि तुला लग्न है, लग्ने शुक्र जो है वो नवम स्थान में है मिथुन राशि में। तुला लग्न है, लग्ने शुक्र नवम स्थान में मिथुन राशि में है। हम लोग प्रोफेशन देखते हैं 10th हाउस से और 6th हाउस से, बराबर। 10th हाउस की तरफ हम लोग देखेंगे तो ऐसे ये दिखाई दे रहा है कि कर्क राशि है, वहां कर्क राशि का चंद्र है, वहां कर्क राशि का गुरु भी उधर उच्चिका है। कर्क का गुरु उच्चिका है ना, कर्क का गुरु भी उधर उच्चिका है। 6th हाउस की तरफ हम लोग देखेंगे तो 6th हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जाके बैठा है। तो नेचुरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है करके बोल सकते हैं कि एसेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में गया है, 10th हाउस में चंद्र गुरु है, 6th हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड आगे बढ़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टीचर हो सकती है कि नहीं। बेसिक लेवल में हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइडियली ये टीचर की कुंडली है, बराबर, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो अभी इसमें हमारा जो अवखड़ा चक्र का जो ज्ञान अभी हम लोगों ने पाया है वो ऐड करके देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। तो अगर वैसे हम लोग देखेंगे तो अवखड़ा चक्र में और एक ये है, अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो हर एक राशि का चिन्ह दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, और वो बहुत कुछ बोलता है। मतलब हर एक चिन्ह में कम से कम 20-25 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, इतनी बात वो करता है। तो ये तुला लग्न है, तो तुला लग्न का जो चिन्ह है वो बैलेंस है ना। और वो तुला राशि कौन से तत्व की है, वायु तत्व की है। और वायु तत्व का गुण क्या है, हलचल करना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पब्लिक रिलेशन है क्या, पब्लिक रिलेशन हम लोगों ने किया। बाद में ये जो तुला लग्न का जो एसेंडेंट का ये है वो तुला लग्न 20 डिग्री और 13 कला में है। मतलब उसका नक्षत्र जो आता है वो विशाखा नक्षत्र है। और अभी हम लोगों ने देखा कि विशाखा नक्षत्र भी वायु तत्व का ही है। तो वायु तत्व में कीप मूविंग है ना, कि कीप मूविंग, ये इसका ये है। बाद में इसका अगर हम लोग नवमांश देखेंगे तो ये मेष नवमांश का है। ये जो 21 डिग्री का असेंडेंट है वो मेष नवमांश में जाता है। वो मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व का जो गुण हम लोगों ने देखा वो देखा कि ज्ञान, अधिकार, या फिर बीइंग इन द लाइट, मतलब शाइन होते रहना, ये अग्नि तत्व का है। तो ये ज्ञान हम लोगों ने ये लग्न के ऊपर से देखा। बाद में आकर हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वो जो लग्न एसेंडेंट लॉर्ड जो वीनस है वो गया है मिथुन राशि में। मिथुन राशि के चिन्ह अगर हम लोग देखेंगे तो वहां ऐसे है कि एक जो कपल है, वो जो मेल है उसके हाथ में गदा है और फीमेल है उसके हाथ में वीणा है। तो ये चिन्ह क्या बताता है कि इसमें ताकत भी है, ये प्लेयर भी है अच्छी तरीके का, और उसमें उसके पास कला भी है अच्छी तरीके की, बराबर, ये बताने वाला वो ये है। और वो जो शुक्र है वो कौन से तत्व का है, वो जल तत्व का है। तो जल तत्व का हम लोगों ने पिए क्या दिया, कर्म क्या किया है कि तृप्ति, आनंद, समाधान, मतलब ये जो उसको लाइट में रहने का है या हलचल कर मूविंग, कीप मूविंग, ये जो सब करना है, ये सब किसके लिए करना है कि खुद को हैप्पी रखने के लिए करना है। बाद में हम लोग और वो जो शुक्र है वो देखेंगे हम लोग क्या, वो वीनस जो है वो 12 डिग्री में है। वो 12 मिथुन राशि में 12 डिग्री आता है आर्द्रा नक्षत्र, और वो आर्द्रा नक्षत्र जल तत्व का है। तो जल तत्व का काम क्या है कि सुख, आनंद, समाधान, तृप्ति, ये जल तत्व का काम है। मतलब ये कभी भी खुद हैप्पी रहने के लिए जो भी ये करेंगे, हैप्पी रहने के लिए करेंगे। अभी हम लोग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो फिर दशम भाव में 10th हाउस में जाएंगे। तो 10th हाउस में हम लोगों ने देखा कि कर्क राशि है, तो जल तत्व की राशि तो है 10th हाउस में, लेकिन वहां जो चंद्र आया है वो 10th लॉर्ड है, और गुरु जो आया है वो 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। 3rd हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस, जैसे हम लोग 5th हाउस से कला देखते हैं
वैसे हम लोग थर्ड हाउस से भी छंद देखते हैं कि नहीं? फोटोग्राफी, राइटिंग या कोई भी आर्ट थर्ड हाउस से देखते हैं कि नहीं? हाँ। और चंद्र, ये दोनों भी मतलब चंद्र जल तत्व का है और गुरु आकाश तत्व का है, और ये दोनों भी आए हुए हैं। उनका उसका नक्षत्र जो है, कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। पुनर्वसु वायु तत्व का है, पुष्य अग्नि तत्व का है, आश्लेषा जल तत्व का है। तो ये चंद्र गुरु कंजंक्शन पुनर्वसु में अलग फल देगा, पुष्य में अलग देगा, आश्लेषा में अलग देगा। लेकिन यहाँ देख हम लोगों को क्या देखना है कि वो पुष्य में आया है, और वो पुष्य का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। मतलब डोमिनेटली अग्नि जल अग्नि, यहाँ वायु जल अग्नि ये बना है कि नहीं? बाद में हम लोग 6th हाउस की तरफ आते हैं, तो 6th हाउस में 5th हाउस लॉर्ड आके बैठा हुआ है, सैटर्न। 5th हाउस लॉर्ड आके बैठा है सैटर्न। वो जो है वो बीइंग अ 5th हाउस लॉर्ड, वो कला देगा कि नहीं? जरूर देगा। और उसका नक्षत्र जो है वो उत्तरा भाद्रपदा है, तो उत्तरा भाद्रपदा जल तत्व का नक्षत्र है। मतलब डोमिनेटली हम लोग जल अग्नि ही डोमिनेट ये कर रहे हैं। और अंत में मैं बोलना चाहता हूं कि जिसको हम लोग आत्मा कारक बोलते हैं, आत्मा का कारक ग्रह जो बोलते हैं, वो सन की तरफ हम लोग देखेंगे तो वो कृत्तिका नक्षत्र में है, अग्नि तत्व के नक्षत्र में है। बराबर? मतलब अगर ये टीचर हो सकती थी कब? अगर ये सब चंद्र गुरु और ये सब आश्लेषा या कोई भी जल इसमें होते थे तो वो जरूर होते थे। लेकिन ये टीचर होने के बावजूद इन्होंने ऐसे कैरेक्टर चुन लिया कि मैं वायु तत्व की मेहनत करूं तो मुझे जल तत्व का आनंद भी मिलेगा और मैं लाइमलाइट में भी रहूंगी। ये माधुरी दीक्षित की कुंडली। आगे चलते हैं 6th पेज दिखाई। अभी प्रोफेशन ही चल रहा है तो वही पूरा करते हैं। 6th पेज ये वर्ल्ड डेट है 1 जुलाई 38 मॉर्निंग 5:30 इलाहाबाद। अभी हम लोग देखेंगे कि मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है। ये लग्न मैंने ये जो कुंडली ली है वो महाराष्ट्र का कुंडली संग्रह से ली है। तो वहां जो लिखा हुआ है मिथुन लग्न की जो डिग्री लिखी हुई है वो 18 डिग्री है। तो ठीक है, हम लोग ये करके चलेंगे। वो इसी में मतलब वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो हम लोग बाजू छोड़ देते हैं कि वो 6 डिग्री है या 18 डिग्री है, वो बाजू छोड़ते हैं। वो छोड़ के हम लोग बात करेंगे क्यों मिथुन लग्न है। लग्न में रवि है, मंगल है और बुध है। द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र है। षष्ठ भाव में राहु है। कुंभ राशि में नवम भाव में गुरु है। दशम भाव में शनि है मीन राशि में, और व्यय भाव में केतु है। तो इनके प्रोफेशन में अगर हम लोग ये करें, प्रोफेशन के लिए बारे में आप लोग अगर सोचेंगे तो मिथुन लग्न में बुध एसेंडेंट लॉर्ड और मार्स 6th हाउस लॉर्ड ये कंजंक्शन में है। मिथुन लग्न में बुध एसेंडेंट लॉर्ड और मार्स 6th हाउस लॉर्ड जो षष्ठेश भी है वो कंजंक्शन में है। दशम भाव में शनि है, दशम भाव में शनि है, और दशमेश गुरु मतलब 10th हाउस लॉर्ड जो है जुपिटर, वो कुंभ राशि में 9th हाउस में आके बैठा है। तो इनका क्या प्रोफेशन हो सकता है? क्या प्रोफेशन हो सकता है इनका? मार्स और मर्क्यूरी कंजंक्शन में है मिथुन लग्न में। मार्स और मर्क्यूरी कंजंक्शन में है। 10th हाउस में 9th हाउस लॉर्ड सैटर्न है, और 10th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर
वो 9th हाउस में गया है। बोलिए बोलिए, हम लोग सब विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको गलती करने का पूरा हक है। योगा धर्माधिपति लॉयर होगा और हाँ सुनाई नहीं, बिजनेस बिजनेस हाँ, और हाँ IT रिलेटेड, मतलब मंगल बुध कंजंक्शन है करके। ओके, और हाँ साइंस टीचर। ओके, और कुछ है? हाँ राइटिंग। ओके ठीक है, अभी हमने जो अवघड़ा चक्र अभी सीखा है वो तत्व का ये इसमें मिलाते हैं, या अवघड़ा चक्र का जो अभ्यास हमने किया है वो इसमें मिलाते हैं। देखिए मिथुन लग्न है, फिर क्या चिन्ह है उसका? जो हम लोग ने ये आइदर या ये तो कलाकार है या फिर प्लेयर है, और वो मानव, उसका जो वश्य है वो मानव है। मतलब बाकी एनिमल जो नहीं कर सकते ये मानव वश्य आदमी कर सकता है ना, उसको 2 हाथ दिए। बाकी इसमें और हमारे में फर्क क्या है? हमको 2 हाथ है, उनको नहीं है, इसलिए उसको जो मिथुन है, कन्या है, धनु है, कुंभ है, इनको मानव वश्य दिया है ना, इधर लिखा है अवघड़ा चक्र में। तो जो हमारी जो विशेषता है एज अ ह्यूमन बीइंग, ये आदमी वो कर सकता है, बराबर। बाद में ये मिथुन राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व का काम है। इसमें वायु थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, वायु तत्व मैं बोल रहा हूं, ये वायु थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। और फिर इसका जो भावारंभ है, जो मैंने 18 डिग्री लिया था, तो अभी मैंने कहा कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर ये 651 भी आप बोलते हैं तो वो आर्द्रा नक्षत्र ही है। 640 को मृग खत्म हुआ और 651 को आर्द्रा ही चालू हुआ। मेरे पास मैंने जो 18 लिया था वो भी आर्द्रा में है, तो वो आर्द्रा नक्षत्र जो है वो जल तत्व। मतलब इनको जो भी मेहनत करनी है वो या तो अपने हाथ से करेंगे या मानव जाति की जो विशेषता है उससे करेंगे, वायु का काम करेंगे, और वो काम आनंद लेने के लिए करेंगे या आनंद देने के लिए करेंगे, बराबर। अभी ये तो मैंने लग्न का ये किया। दशम स्थान की तरफ जाते हैं, तो दशम स्थान में जो आया है वो हाँ, और एक ये कि लग्न में जैसे मार्स और मर्क्यूरी है, उसके साथ रवि भी है, सन भी है ना। और जिसको हम लोग कालपुरुषाची कुंडली बोलते हैं, उसमें रवि की कौन से हाउस का ये है? लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, जिससे हम लोगों ने देखा कि बुद्धि प्रबंधात्मक जो मंत्र विद्या, विनय, गर्भस्थिति, नीति, संस्था, ये सब, या कला, क्रीड़ा, अफेयर जो भी है वो सब उसमें नहीं। मतलब लग्न में रवि है तो ये सब गुण उसमें हो सकते हैं। हम लोग शुरू में तो हो सकते ही बोलेंगे जब तक कंफर्म नहीं होता है। बाद में हम लोग ये आए, और वो रवि भी आर्द्रा में ही है, और रवि भी आर्द्रा में ही है। और मंगल बुध जो कंजंक्शन है वो कौन से नक्षत्र का है? वो पुनर्वसु का है, मतलब वायु तत्व है मंगल बुध का कंजंक्शन। मैंने इसीलिए कहा कि ये वायु अंडरलाइन कीजिए कि ये आदमी वायु तत्व का काम करेगा और अपने ये काम से आप खुद को और दुनिया को आनंद देने के लिए कुछ ये काम कर सकता है ऐसे मैं बोल रहा हूँ। आगे मैं मुड़ा 10th हाउस की तरफ, और 10th हाउस की तरफ मैंने देखा कि शनि है, इसीलिए किसी ने कहा कि ये लॉयर हो सकता है करके, है कि नहीं। लग्न में मंगल बुध है करके किसी ने कहा कि वो इंजीनियर हो सकता है। 10th हाउस में शनि है करके किसी ने कहा कि ये लॉयर हो सकता है। लेकिन ये शनि की तरफ अगर हम लोग और देखेंगे तो वो शनि रेवती नक्षत्र में, है, और रेवती नक्षत्र जल तत्व का है। और वो शनि का जो नवमांश है वो कुंभ का है। मतलब फिर क्या अंडरलाइन करोगे आप? वायु अंडरलाइन करोगे, वायु और रेवती नक्षत्र का जल है। मतलब
जैसे पहले इसमें हम लोगों को सिर्फ अग्नि और जल मिल रहा था, यहाँ क्या मिल रहा है? वायु और जल मिल रहा है। और 10th हाउस लॉर्ड जो है जुपिटर, वो कहां गया हुआ है? 9th हाउस में गया हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा कि ये अच्छे टीचर होंगे। 10th हाउस लॉर्ड जुपिटर 9th हाउस में गया, इसलिए किसी ने कहा कि वो अच्छे टीचर होंगे। लेकिन ये जुपिटर का जो तत्व है, जुपिटर का जो नक्षत्र है, वो है शततारका, और शततारका फिर जल तत्व का नक्षत्र है। शततारका जो है वो फिर जल तत्व का नक्षत्र है। तो हम लोगों को रिपीटेडली वायु और जल ही मिल रहे हैं, रिपीटेडली वायु और जल ही मिल रहे हैं। मतलब ये आदमी कोई काम ऐसे करेगा जो सिर्फ मानव जाति कर सकती है, उसमें वायु तत्व का गुण होगा। मानव जैसे कि लग्न, उनके मेजॉरिटी ऑफ ग्रह जो है, मतलब रवि, मंगल, बुध, गुरु, ये सब मानव वश्य के है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम ही लोग को हाथ दिए हुए, बाकी किसी को हाथ नहीं दिए हुए। 4 पैर है लेकिन उसको हम लोग हाथ नहीं बोलते, 2 पैर 2 हाथ ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? हम ही लोगों को मतलब हाथ से कुछ करने वाला वायु तत्व का और आनंद देने वाला काम ये आदमी कुछ कर सकता है। अभी पहले जो हम लोगों ने प्रोफेशन ये किए थे, उसमें हम लोगों ने टीचर कहा था, उसमें हम लोगों ने लॉयर कहा था, उसमें हम लोगों ने इंजीनियर कहा था, उसमें हम लोगों ने बिजनेसमैन कहा था। इसमें कहीं भी वायु और जल का ये आता है मिलके, साथ में मिलके आता है? नहीं आता है। कि बिजनेसमैन के यहाँ वायु आएगा लेकिन जल नहीं है, टीचर के यहाँ जल आएगा लेकिन वायु नहीं है। तो फिर ऐसे क्या हो सकता है कि मिथुन राशि का चिन्ह भी उसमें इंक्लूड है, उसमें वायु तत्व, मिथुन एसेंडेंट है उसका, वायु तत्व भी ये है और जल तत्व का भी उसमें ये होना चाहिए। ऐसे क्या हो सकता है? तो ये मतलब एक ही आपने पकड़ा, लेकिन ये जो है ये होरोस्कोप है हरिप्रसाद चौरसिया जी की। मिथुन राशि के जो हाथ है ना मानव वश्य के, वो वायु तत्व जो हम लोगों को डोमिनेंटली आ रहा था, जो फ्लूट बजाते हैं हरिप्रसाद जी, उसमें वायु अब अरेंज करना होता है कि नहीं होता है। और वो सुनने के बाद वो जितना हम लोग जितना आनंद लेते हैं उससे कई गुना आनंद हरिप्रसाद जी खुद लेते हैं। उनके चेहरे से हम लोगों को मालूम होता है कि हमको जितना आनंद मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा इनको आनंद मिल रहा है। बराबर है? तो मेरा कहने का मतलब है, अभी हम लोगों ने प्रोफेशन की बात की। एक टाइम है सुधीर जी, 10 मिनट, क्योंकि 6 बजे तक दिया था, एक और 10 मिनट लेता हूँ। एक कुंडली और हम लोग ये करेंगे कि जैसे हम लोग प्रोफेशन के बारे में ये मतलब या एजुकेशन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में डिस्टर्ब रहते हैं कि इनका एजुकेशन ये इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा और या लॉयर होगा या और कोई होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। वैसे हम लोग हमारी बीमारी के बारे में भी डिस्टर्ब रहते हैं, है कि नहीं? तो अभी हॉरोस्कोप नंबर 5 मिला है। तो ये अगर हम लोग इनकी हमको बीमारी देखनी है कि इनको क्या बीमारी हो सकती है, ये हमको देखनी है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 95, मतलब सिर्फ 20 साल की है। मॉर्निंग 5:44 पुणे, 7 मार्च 95 मॉर्निंग 5:44 पुणे। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुंभ राशि में 1 डिग्री का ये है लग्न जो है, वो कुंभ राशि का 1 डिग्री का है, 1 है। 0 भी पकड़ो तो वो 9 तो वही रहेगा। लग्न में रवि शनि है, 3rd हाउस में मून और केतु है, 6th हाउस में मंगल है, 8th हाउस में गुरु है, 9th हाउस में राहु है और व्यय भाव में बुध शुक्र है। हाँ, गुरु 10th हाउस में, गुरु 10th हाउस में है और वृश्चिक राशि और व्यय भाव में बुध और शुक्र है। तो इनको क्या बीमारी हो सकती है ऐसे ये? तो
अगर हम लोग देखेंगे तो लग्न में रवि शनि है, कुंभ लग्न है, वायु तत्व का लग्न है, तो या तो उनको त्वचा की बीमारी हो सकती है वायु है करके, या फिर लग्न में रवि और शनि कंजंक्शन में है, तो और वो दोनों भी बोन्स के ये है, सन भी बोन का कारक है और सैटर्न भी बोन का कारक है, तो या तो बोन की बीमारी हो सकती है इनको। बाद में षष्ठ भाव में हम लोग देखेंगे कि बीमारी देख रहे हैं ना, तो लग्न के साथ षष्ठ भी देखना है, तो षष्ठ भाव में देखेंगे हम लोग तो फिर मंगल है, तो हम लोगों को और ऐसे लगेगा कि शायद फ्रैक्चर हो गया है इनको, कि लग्न में रवि शनि है और 6th हाउस से मंगल उनको ये देख रहा है, तो फ्रैक्चर हो गया होगा। बाद में हम लोग बीमारी के लिए मतलब अशुभ स्थान जब भी देखते हैं तो 8th हाउस भी देखते हैं कि नहीं, तो 8th हाउस लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो व्यय स्थान भाव में मकर राशि में गया हुआ है, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि इनको शायद पैर के बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि नहीं। शुरू में जो बेसिक हमारा नॉलेज है उससे हम लोग क्या बोलेंगे कि लग्न में रवि शनि है जो बोन के कारक है, 6th हाउस में मंगल है जो एक्सीडेंट का कारक है, ऑपरेशन का कारक है, और 8th हाउस लॉर्ड बुध जो है वो मकर राशि में है, तो इनका जो बोन फ्रैक्चर होना है वो शायद पैर का हो सकता है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। बराबर, ठीक है। अभी एक्चुअल इसमें आते हैं तो देखते हैं कि कुंभ लग्न में क्या है, रवि शनि आए हुए, लग्न में रवि शनि आए हुए हैं, तो जैसे लग्न में कुंभ राशि है वैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुंभ राशि लग्न में है, मतलब इधर सर कुंभ का है तो कुंभ राशि में इनका सर है, ये भी बोल सकते हैं ना, बराबर। तो वहां रवि शनि आए हुए और आप देखेंगे कि रवि के डिग्रीज है 22 और सैटर्न के है 21, और उसको नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, है ना। कुंभ राशि में 21-22 डिग्रीज का जो ये है वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, और आप अगर फिर से वो चार्ट पे जाएंगे तो वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र अग्नि तत्व का है, मतलब इनको बीमारी जो भी होनी है वो अग्नि हीट से होनी चाहिए, बराबर। अभी हम लोग 6th हाउस की तरफ आते हैं, और ये रवि शनि जो है वो अग्नि तत्व के मंगल से भी दृष्ट है ना, मंगल का भी एक दृष्टि जो है वो लग्न में है, मतलब जो भी बीमारी हो सकती है वो हीट से हो सकती है, बराबर। और 6th हाउस लॉर्ड कहाँ गया है, 6th हाउस लॉर्ड है मून, वो कहाँ गया है, वो मेष राशि में गया हुआ है, वो अग्नि तत्व की राशि है ना। लग्न में रवि शनि है, वो अग्नि तत्व के नक्षत्र में है, उनके ऊपर अग्नि तत्व की मंगल की दृष्टि है, और 6th हाउस लॉर्ड मून जो है वो मेष अग्नि तत्व की राशि में है, और आप माइन्यूटली देखेंगे तो वो खरड़ी नक्षत्र में है, मतलब कौन सा नक्षत्र है, अग्नि तत्व का नक्षत्र, मतलब इधर डोमिनेटली क्या अंडरलाइन हो रहा है, अग्नि अंडरलाइन हो रहा है, और क्या अंडरलाइन हो रहा है, सर अंडरलाइन हो रहा है और अग्नि अंडरलाइन हो रहा है। तो हम लोगों ने जहां से शुरू किया था तो क्या होता, मैनेंजाइटिस, तो ये मैनेंजाइटिस की कुंडली है कि जो शुरू में हम लोगों को ऐसे लगा था कि बोन की बीमारी होगी इनको, लेकिन ये बोन की बीमारी नहीं होते हुए ये मैनेंजाइटिस की है। और एक कुंडली मैंने दी है, वो आप रेफर कर लीजिए, मैं आपको पढ़ाई के लिए वो छोड़ के जाता हूँ, वो कुंडली वो किसकी है वो भी मैं बोल के जाता हूँ। सुपरफिशियली आपको ऐसे लगेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो दिखाइए जरा सर, बोल दीजिए, टाइम अगर आपको लेट नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ देखेंगे आप कुंडली थर्ड नंबर, ये आप देखेंगे तो 31 जनवरी 48, 11:46 सातारा, 11:46 मॉर्निंग सर, 11:46 मॉर्निंग सातारा। मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, बाकी चतुर्थ भाव में शनि है,
पंचम भाव में मंगल है, चंद्र कन्या राशि में है, तुला राशि में केतु है, गुरु वृश्चिक राशि में है, मकर राशि में रवि है, बुध और शुक्र कुंभ राशि में है। तो अगर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे लगेगा कि मेष लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि अग्नि तत्व में आता है कि उत्कर्ष, अधिकार और ज्ञान, मतलब ऊपर जाना है, पावर ये करना है और ज्ञान क्या करना है। तो ये मेष राशि में आता है और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो सिंह राशि में जाके बैठा है। वो भी सिंह राशि भी पावर देने वाली है कि नहीं, पावर देने वाली राशि है कि नहीं, राज राशि हम लोग बोलते हैं उसको। तो वो राज राशि में जाके बैठा है। दशम भाव, हम प्रोफेशन देखेंगे तो दशम भाव में हम लोग देखते हैं कि रवि है, मतलब इनके सर के ऊपर रवि है जन्म के टाइम पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, बोलेंगे ना कि मेष लग्न है, उसका लग्न लॉर्ड जो है वो सिंह राशि में है और रवि जो है वो दशम भाव में है। और हम देखेंगे कि वो जो रवि है वो दशम बिंदु के नजदीक है। 11 डिग्री का ये है, सॉरी ये 9 आया हुआ है, 11 डिग्री का ये है और 17 डिग्री का रवि है। तो दशम बिंदु के काफी नजदीक आया हुआ वो रवि है। तो ये सब सोच के हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी होगी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी को होगी कि जो पावर में है और ये करना चाहता है कि अच्छी तरीके से पावर रूल कर रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दशम भाव में रवि है और लग्नेश पंचम स्थान में है तो ये कोई टीचर होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, कि लग्नेश पंचम भाव में गया है और दशम भाव में रवि है तो ये टीचर भी हो सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रांगली क्या बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी होगी, पावर ये करने वाला ये कोई आदमी होगा। तो अभी जो हमारा अवखड़ा चक्र का जो हम लोगों ने सीखा है वो उसको जोड़ते हैं कि मेष लग्न जो है, जो इसके यहाँ पे वो अग्नि तत्व का है, ज्ञान है, कर्क नवमांश में है। ये सॉरी ये 9 डिग्री नहीं है, जो दिया हुआ है वो 11 डिग्री है, मतलब कर्क नवमांश में है वो। हाँ, बाद में वो जो नक्षत्र है उसका वो अश्विनी नक्षत्र है, मतलब अग्नि भी है और वायु भी है ना। आपने एक देखा है क्या कि ये अग्नि और वायु की राशि जो है वो आमने सामने आती है, सभी अग्नि तत्व की राशि के सामने वायु तत्व की राशि आती है। वो क्यों होता है मालूम है आपको? वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम लोग अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? डिपेंड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही अग्नि और वायु भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। थोड़ा सा मैं विषय से बाजू हो गया हूं। तो अग्नि अश्विनी नक्षत्र का ये है, तो वो अश्विनी नक्षत्र वायु तत्व का है। वो वायु तत्व किसके लिए ये किया हुआ, उसका कर्म हम लोगों ने देखा, कीप मूविंग, फ्लो, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना वायु तत्व के, इसमें कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, बराबर। बाद में हम लोगों ने देखा इसमें एक एक चीज मैं बोलता हूँ अंडरलाइन करके जाइए। वो कर्क नवमांश है और वायु तत्व है, ये जरा अंडरलाइन करके जाइए। बाद में लग्नेश मंगल जो है वो मंगल फिर से अग्नि तत्व का है, वो फिर ज्ञान देने वाला है। और सिर्फ ज्ञान ही, मंगल सिर्फ ज्ञान, रवि सिर्फ ज्ञान देने वाला है, लेकिन मंगल सिर्फ ज्ञान नहीं देने वाला, वो शस्त्र भी चलाने वाला है। शस्त्र का कारक है कि नहीं मंगल? वो शस्त्र भी चलाने वाला है। और वो मंगल कितने डिग्री में है? मैं शस्त्र क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं बोलता हूं। मंगल कौन से डिग्री में है? 11 डिग्री में है। मतलब कौन सा नक्षत्र है? मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है। आप में से कोई एस्ट्रोनॉमी के फैंस हैं, एस्ट्रोनॉमी करते हैं, आकाश दर्शन करते हैं, तो मघा नक्षत्र आकाशात कसं दिसतं? नाही, ट्रायंगल तो अश्विनीच आहे, मघा नक्षत्र कसं दिसतं आकाशात? अगर आप खुले आसमान में जाओगे
तो आप मघा नक्षत्र में देखेंगे, हम लोग नारियल छिलते हैं ना, उसका विड़ा कैसे रहता है, विड़ा वो विड़ा के इसमें हो गए। हाँ हाँ, क्वेश्चन मार्क उल्टा उल्टा, मतलब जो जिसे छील सकते हैं हम लोग, कोयता कोयता कोयता। तो मतलब इसके लिए वो शस्त्र मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा। तो लग्नेश मंगल वो मघा नक्षत्र मतलब शस्त्र थे, और मघा नक्षत्र का आप तत्व देखेंगे तो वो अग्नि तत्व है, मतलब मंगल के जो गुण है उसको पूरक ये है। और ये सिंह राशि कहाँ पे आके बैठी है, सिंह राशि 5th हाउस में आके बैठी है ना, 5th हाउस में आके बैठी है। तो 5th हाउस क्या डिनोट करता है, काल पुरुष के कुंडली का हार्ट ये करता है कि नहीं। मैंने कर्क अंडरलाइन करने के लिए कहा था, बराबर, मैंने अग्नि अंडरलाइन के लिए कहा था, मैंने शस्त्र अंडरलाइन करने के लिए कहा था, अभी मैं 5th हाउस अंडरलाइन करने के लिए कहा हूँ। सिंह राशि क्या ये करते हैं, हार्ट बताता है कि नहीं, कर्क और सिंह दोनों भी हार्ट बताते हैं, आपको मालूम है। सिंह राशि एज अ ऑर्गन करके हार्ट बताती है, और जो ब्लड फ्लो है उसमें का ब्लड फ्लो है या उसके पल्पिटेशन है वो कर्क राशि बताती है, चर राशि जो है, बराबर। तो ये जो लग्नेश है वो मंगल 5th हाउस में सिंह राशि में आके बैठा है, और सिंह राशि के मघा नक्षत्र में आके बैठा है। जो मघा नक्षत्र का साइन जो है आकाश में हम लोगों को दिखाई देता है, जैसे इन्होंने कहा कोयता, तो वो ये है। तो जैसे मैंने कर्क लाइन अंडरलाइन की जिसमें हार्ट आता है, मैंने सिंह अंडरलाइन की वो भी हार्ट बता रहा है। बाद में हम लोग देखेंगे कि दशम भाव में फिर प्रोफेशन में आना है, तो दशम भाव में जो आया है वो पंचमेश 5th हाउस लॉर्ड सन आया है। और रवि के जो कारकत्व दिए हैं उसमें मेडिसिन दिया है कि नहीं, वैद्य दिया है कि नहीं, पहला दिया है वैद्य, वैद्य मतलब मेडिसिन प्रोफेशन से लिंक होगा कि नहीं आदमी। और मेडिसिन कौन सा ये करेगा, ये 5th हाउस से रिलेटेड, जो लगभग 4th हाउस है 5th हाउस है, मतलब हार्ट से इसका कोई ताल्लुक होगा, बराबर। और फिर यहाँ आता हूँ कि वो रवि का जो नक्षत्र है, मैं बार बार आपको नक्षत्र की तरफ ढकेल रहा हूँ। और रवि का जो नक्षत्र है श्रवण, उसकी देवता जो है वो विष्णु है। तो जो हर एक इसमें 3 अवस्था रहती है, उत्पत्ति स्थिति लय। उत्पत्ति जिससे अभी मेडिसिन की बात चल रही है, डॉक्टर पेशेंट की बात चल रही है, तो उत्पत्ति में पेडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे। इसमें स्थिति में मतलब उत्पत्ति स्थिति में कोई भी चीज मेंटेन करने के लिए, जिसको हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, या फिर जो बिगड़ा हुआ है वो दुरुस्त करके चलाएंगे, वो ये करेंगे। क्योंकि और लय जो है उसमें MS और MD आएंगे। और अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये उत्पत्ति स्थिति लय की जो 3 देवता है, उत्पत्ति की देवता ब्रह्मा है, स्थिति की देवता विष्णु है, और लय की देवता आर्द्रा है, आर्द्रा है। आर्द्रा लय की देवता जो शिव है वो शिव देवता, सॉरी आई विल करेक्ट माय सेल्फ, तो शिव जो है लय की देवता जो शिव है, वो शिव जो देवता है वो आर्द्रा की है। श्रवण नक्षत्र की देवता विष्णु है, और उत्पत्ति जिसके अंडर आती है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा देवता रोहिणी नक्षत्र की है। तो हमारे यहाँ एक ने एक ये लिखा था, थीसिस लिखा था, उसमें उसने ये किया था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसमें इसने ये हाईलाइट किया था कि नॉर्मली ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये उत्पत्ति स्थिति लय जो है, जो गायनेकोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियंस जो है वो नॉर्मली रोहिणी से संलग्न रहते हैं, जो MS और MD है वो आर्द्रा से ये रहते हैं, और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है या कोई भी चीज मेंटेन करने के लिए जो कोशिश करने वाले जो डॉक्टर है वो श्रवण से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ हमने लोगों ने देखा कि ये रवि जो है वो श्रवण नक्षत्र का कारक है। और दशमे शनि मतलब 10th हाउस लॉर्ड जो सैटर्न है वो कहाँ के बैठा है, वो 4th हाउस में आया है, वहां कर्क राशि है। फिर क्या क्या अंडरलाइन करोगे, कर्क हार्ट अंडरलाइन करोगे, है कि नहीं।
और वो मीन नवमांश में है। मीन नवमांश, जिनको हार्ट की बीमारी है, कोलेस्टेरॉल ज्यादा बढ़ गया है, उनको क्या करने के लिए बेसिक ये क्या देते हैं, क्या एक्सरसाइज देते हैं? वॉकिंग। कि जितने आप ज्यादा चलोगे उतने आपके कोलेस्टेरॉल ये हो जाएगा। और ये चलने का काम जो मैं पैर से कर रहा हूँ उसके ऊपर मीन राशि क्या है कि नहीं? ये जो फिजिशियन है वो बोलते हैं कि आपके पैर आपके सेकंड हार्ट है, वो जितना ज्यादा चलेंगे उतना आपका हार्ट ज्यादा मजबूत रहेगा। तो ये मीन नवमांश में है। और षष्ठम, अभी फिर आते हैं प्रोफेशन के लिए दशम, 10th हाउस तो हम लोगों ने देख लिया, 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस में कौन है? 6th हाउस में जो है वो मून है, और वो मून फिर 4th हाउस लॉर्ड है। तो फिर कहां गया मैं? हार्ट की तरफ गया। फिर कहां गया? हार्ट की तरफ गया, और वो सिंह नवमांश में है। वो जो मून है वो सिंह नवमांश में है। फिर मैं बार बार कर्क और सिंह और 4th और 5th हाउस में ही जा रहा हूं, तो आदमी ये जाएगा कहां? हार्ट की तरफ ही जाएगा, है कि नहीं? और वो जो उसका जो नक्षत्र है मून का, वो चित्रा है, वो जो वायु तत्व का है, मतलब कीप ऑन मूविंग। तो ये किसकी कुंडली हो सकती है? किसी हार्ट स्पेशलिस्ट की कुंडली हो सकती है कि नहीं? कि या हार्ट से कोई काम करने वाले आदमी की कुंडली हो सकती है, बराबर? ये वर्ल्ड फेमस डॉक्टर नीतू मांडके की कुंडली है। नीतू मांडके हार्ट स्पेशलिस्ट है कि नहीं? उनकी कुंडली। तो मेरी तरफ से जितना भी समय मुझे दिया था उसमें मैंने मेरा सब्जेक्ट ये करने की कोशिश की। उम्मीद है तो आपको समझ में